नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो, पहली ऐसी लाइव स्ट्रीम जहां हम डेली बात करते हैं मंडे टू फ्राइडे क्रिप्टो के बाजार पे और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हलचलें हैं, क्या खबरें हैं और उन खबरों के बीच से मौका निकालने की कोशिश करते हैं जो कि हमें मुनाफा दे करके जाए क्रिप्टो में निवेश करके या ट्रेड करके। बड़े मेहमान हमारे साथ में जुड़ते हैं और खास मेहमान आज जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका बड़ा नाम है क्रिप्टो के जगत में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र सिंह जी क्रिप्टो जगत का एक बड़ा नाम है, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत गहराई से समझते हैं क्रिप्टो के बाजार को, बहुत समय से उस अंदर में काम कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं क्रिप्टो के बाजार को और कैसे आगे चलते हैं सीधा पुष्पेंद्र जी के पास में। और उम्मीद करते हैं पुष्पेंद्र जी तक आवाज हमारी पहुंच रही होगी। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र सर हमारे शो पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अभी मेरी आवाज़ आ पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया आ रही है और आपकी आवाज़ भी आ रही है और आप दिख भी रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता चल रहा है कि फ्राइडे की पूरी तैयारी है और बड़ा वीकेंड मनाने जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, पिछले समय में हम लोगों ने जब बात करी थी, वहाँ से भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन कह लें अगर, तो काफ़ी हद तक सबड्यूड रहा है और बहुत ही एक रेंज के अंदर में काम कर रहा है। चिंता का विषय है या अभी कोई चिंता की बात नहीं है? बेसिकली क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें अभी भी बिटकॉइन यहाँ पर बुलिश है। एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पर आप कह सकते हो कि मार्केट का एक साइकिल है, मार्केट के साइकिल के अंदर करेक्शन आते हैं, तो वही इसी तरीके का यहाँ पर एक करेक्शन है और लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी, जिस तरह से आपने देखा होगा एक तरह से ये जो कोविड का न्यू वेरिएंट है, उसके बारे में पूरे वर्ल्ड वाइड एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कहीं न कहीं क्राइसिस तो है ही। तो ये एक छोटा-सा इम्पैक्ट है और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि आज भी बिटकॉइन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बहुत बुलिश है आज भी। ठीक है। एक काम करते हैं पुष्पेंद्र जी, हमारे साथ में एक खास मेहमान और हैं। हमारे साथ में हैं प्रदीप हल्दर जी। युवा एनालिस्ट हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत समय से काम करते हैं। युवा हैं लेकिन बहुत कम एज से शुरू कर दिया था, इसलिए बहुत सालों का एक्सपीरियंस उनका शेयर बाजार का है, तो उनकी उम्र पे मत जाइएगा। उनके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो शायद उनकी उम्र के बराबर ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत छोटे समय से स्कूल के से उन्होंने शेयर बाजार में काम शुरू कर दिया था। युवा हैं, बाजार को समझते हैं, टेक्निकल्स को समझते हैं, तो इसलिए क्रिप्टो को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। ये कम से कम उसको फॉलो तो करते ही हैं। अभी कितना निवेश कर रहे हैं, कितना करा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ, वो चार्ट को जरूर फॉलो कर लेते हैं और चार्ट को पढ़ करके उसको डिकोड भी अच्छे से कर लेते हैं। प्रदीप जी, बिटकॉइन का चार्ट हमने पहले भी एक बार आपसे चर्चा करी थी और आपने कुछ सपोर्ट लेवल्स दिए थे। उन लेवल्स के आसपास काम करा और उनसे थोड़ा सा, शायद अगर मैं सही हूं तो शायद थोड़ा सा उससे नीचे भी आया। अभी अगले लेवल्स कैसे दिखते हैं और आगे की ट्रेजेक्टरी कैसे दिखती है बीटीसी की? सर लास्ट टाइम जब हमने बात किया था तब ऑलमोस्ट जो हमारा पहला टारगेट के आसपास था, आया था एक बार एंड उसके बाद फिर से डम हो गया मार्केट। तो अभी का जो लेवल है, मुझे लगता है अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं थोड़ा अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस में, ट्रेडिंग को अगर छोड़ के मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे अगर मैं आपको बताऊंगा, सो हम देखेंगे जैसे ही 2021 में जनवरी मंथ का जो ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट 30K के आसपास, उसके बाद हमने देखा एक बार 64 के हाई लगाया था एंड यहाँ का जो 30K के आसपास जो एक सपोर्ट था ना, इसी सपोर्ट को ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम बिटकॉइन ने रिट्रेसमेंट किया एंड यहाँ पे एक वीकली एवरेज प्राइस भी था एंड उसके बाद फिर से हमने देखा कि ऑल टाइम हाई लगा के आया ऑलमोस्ट 69K के आसपास एंड फिर से नीचे आ गया एंड फिर से नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट बस 3 से आई थिंक अगर मैं ज्यादा गलत नहीं कह रहा हूँ तो 2 हफ्ता पहले ही एक बार एक न्यूज आ गया था, तो न्यूज के दौरान पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही डाउन हो गया था। तब एक बार 42K के आसपास भी नीचे आ गया था, उसी दिन मैंने भी एंट्री ले लिया था एंड अभी तो 47,500 चल रहा है। मुझे लगता है सर अगर मार्केट में कितना भी क्रैश आ जाए ना, अभी जो 40,000 41,000 का जो लेवल है एक ब्रेक नहीं करेगा। बिकॉज इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसका जो सुपर ट्रेंड का वैल्यू मुझे दिख रहा है यहाँ पे चार्ट में, प्रीवियस का जो पैटर्न सेम वीकली बेसिस पे सेम वही पैटर्न यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। मतलब पहले हमने देखा जैसे ब्रेकआउट आया था 30K में, उसके बाद फोर्थ टाइम 30K ब्रेक नहीं किया, उसके बाद जाके जैसे 69K पे टॉप बनाया, उसके बाद हमने देखा फिर से एक बार जो सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट 42 41K के आसपास, फिर से वही पे आके कंपनी एक बार जो बिटकॉइन है एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर अभी 47 चल रहा है, एक दो दिन के लिए तो 45 के आसपास एक बार सपोर्ट है, लेकिन मान लीजिए कुछ भी खराब हो गया, कोरोना का कुछ भी गलत और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया,
कुछ भी बिटकॉइन को लेके कुछ भी और उल्टा सीधा न्यूज आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि 40K के नीचे फिर से बिटकॉइन जाने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं तो सर के साथ भी मैं एकदम सहमत हूँ, बुलिश ट्रेंड में ही है। अगर आप लास्ट ईयर पे कंपेयर करके देखेंगे, ये तो मैंने बता दिया सर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर मैंने आपको ट्रेडिंग पर्पस बताऊंगा सर, ट्रेडिंग पर्पस भी सेम है। एक इमीडिएटली सपोज है 45,671 पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, एंड मुझे नहीं लगता कि एक दो दिन में इसको ब्रेक करना चाहिए। एंड मैं तो बिटकॉइन को लेके सर बहुत ही पॉजिटिव हूँ, एंड इन्वेस्टमेंट को लेके तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का बात बोलूँ तो भी तो यहाँ पे लेके बहुत मैं पॉजिटिव ही हूँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ में ये राय शेयर करने के लिए, और आपके जैसे एडवोकेट्स की हमें जरूरत है कम से कम क्रिप्टो सेक्टर को, क्रिप्टो वर्ल्ड को, क्योंकि जब आप इक्विटी के अंदर में निवेश करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, और साथ ही साथ एक और एसेट क्लास जो कि डिजिटल एसेट क्लास है क्रिप्टो करेंसी, उसको भी आप उसी तरीके की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि शायद ये अच्छा तरीका होगा कि ये जो युवा एनालिस्ट हैं जो कि स्टॉक मार्केट से इक्विटी से जुड़े हुए हैं, वो जब धीरे धीरे इस तरीके की चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं इस क्रिप्टो सेक्टर को और क्रिप्टो वर्ल्ड को एक अच्छा फायदा होगा। पुष्पेंद्र जी ठीक कह रहा हूँ मैं? आपकी क्या राय है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज कि ये युवा हैं इसलिए क्या है क्रिप्टो को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अदरवाइज क्या है कि हमने देखा है स्टॉक मार्केट वाले क्या कि जस्ट अपोजिट रहते हैं क्रिप्टो के। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, और कहीं न कहीं हम समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं या जो शेयर मार्केट वाले हैं, सभी क्या है कि कहीं न कहीं एक जगह ही ट्रेड करेंगे, और हमेशा क्या है पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर भी डालो, कुछ क्रिप्टो के अंदर भी डालो, फॉरेक्स के अंदर, जहाँ भी लग रहा है प्रॉपर्टी में भी डालो। कभी भी क्या है कि एक ही पर्टिकुलरली क्रिप्टो के अंदर ही डाल दिया 100% या स्टॉक के अंदर ही 100% डाल दिया, तो ये चीज काफी अच्छी लगी। और डिजिटल आने वाला टाइम डिजिटल है, सारी चीजें वेब3 मेटावर्स और सब कुछ क्या है कि मार्केट के अंदर डिजिटल होने वाला है, तो डेफिनेटली क्या है काफी अच्छी सोच है इनकी। और पहली बार मुलाकात हो रही है आपके शो पे। एकदम एकदम सर, मैं भी आपके साथ सर हाँ। एकदम सहमत हूँ। एंड मुझे लगता है सर आपने जो एलेक्स जी ने भी जो बात बताया कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट वाले इससे थोड़ा दूर रहते हैं, सर उसका एक लीगल इशू भी है, तो इसलिए थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मैंने मेरा फ्रेंड सर्कल पे देखा, क्रिप्टो करेंसी को लेके सबके अंदर एक क्रेजीनेस है। मतलब हमने तो लास्ट ईयर में देखा कि गोल्ड को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, अभी वो जमाना चला गया। जो अभी क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, मेटावर्स को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, आज नहीं तो कल उनको एक्सेप्ट करना ही है। मैंने ही जब 2016-17 में देखा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं क्रिप्टो करेंसी में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन वही लोग अभी आ रहा है। सो आज जो लोग मना कर रहे हैं, आज नहीं तो कल तो उनको आना ही है। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। मैं सर अभी एमबीए का मेरा जो सिलेबस है, एक सिलेबस में तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके भी मैं बहुत डीपली मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और एक बात, हमारे कल एक मैं मीटिंग था कोलकाता में हमारा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्लॉकचेन ट्रेनर भी बहुत सारे लोग आ रहे थे यहाँ पे। सो हमारा एक ग्रुप भी है यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो बंगाल ग्रुप करके, यहाँ पे मोर देन 2000 लोग हम हैं। सो इसको लेके तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। एंड मुझे लगता है सर मेटावर्स, एनएफटीज, ऑनलाइन लैंड खरीदना, ये सारा कमिंग डेज का फ्यूचर है, तो इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और यहाँ से सबसे बड़ा बात क्या है सर, लास्ट वीक में तो मोर देन 400 मिलीनियर निकला है एनएफटी से, जो एनएफटी मिलीनियर है लास्ट वीक में। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रेजीनेस है ना, ये दिन के दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। एक्स्ट्रा समय थोड़ा सा आपका मैंने ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये चर्चा छोटी सी एक जरूरी थी। चाहता था मैं कि आपको साथ में लेकर के हम पुष्पेंद्र जी के साथ में ये एक छोटा एक बार एक व्यू ले लें बीटीसी पे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे प्रदीप हल्दर जी, जो बता रहे थे कि बाजार के अंदर में उनको क्रिप्टो के बाजार में भी एक अच्छी पकड़, अच्छी समझ और अच्छा जो स्कोप दिखाई देता है, उम्मीदें दिखाई देती हैं, और ऐसे लोगों को हम कोशिश करते हैं जोड़ने की और उनसे भी सीखने की और उनके साथ में इस मुहिम को आगे बढ़ाने की। पुष्पेंद्र जी वापस चलते हैं अपने क्रिप्टो के सफर पे और डिटेल में चर्चा करते हैं। बहुत सारे सवाल आने लगे हैं, बहुत सारे दर्शक आपको हाय हेलो कर रहे हैं, तो वो सवाल अभी हम थोड़ी देर में ले लेंगे। और जिसमें जैसे लाइट कॉइन पे भी काफी बेरिश है लोग, लग रहा है 4 साल का चार्ट देखने, और वो वाला बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी वो सवालों पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले यही जो अभी हम बात कर रहे थे, प्रदीप जी भी कह रहे थे और आप भी जिस पे जोर दे रहे थे, मेटावर्स। फेसबुक ने कंपनी का नाम रखा मेटा, और एक बड़ी कैंपेन, एक बड़ा मूवमेंट चालू कर दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं। इंडिया के अंदर में मेटावर्स इंडिया करके कुछ कैंपेन भी चला दी है। क्या, सरल शब्दों में मेटावर्स क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? सो बेसिकली क्या है कि मेटावर्स एक सिर्फ एक टर्म है
जिसको हम यूज करते हैं एक तरह से वर्चुअल रियलिटी के लिए। जैसे कि आज से पहले अगर हम बात करें, अगर आज से 20 साल पहले जाएं, तो 20 साल पहले वीडियो कॉलिंग और ये सब क्या एक तरह से ड्रीम था। आज का टाइम क्या है कि आप देखेंगे आने वाला जो टाइम है वो ऐसा टाइम है जहां पर क्या है कि चीजें वर्चुअली मूव होने वाली है। जैसे अभी ये कोविड वाली सिचुएशन आ गई, अगर ये कोविड वाली सिचुएशन नहीं आती तो हो सकता है अभी इस चीज को और टाइम लग जाता। लेकिन आज के टाइम में जैसे आपने देखा होगा जो बिजनेस ऑनलाइन थे वही सर्वाइव कर पाए। आईटी की बात करें तो आईटी के अंदर जिन्होंने क्या किया अपने बिजनेस यहाँ पर ऑनलाइन किए हुए थे, या बहुत सारी ऐसी कंपनी, मैकेनिकल कंपनी भी है, तो जिन्होंने अपने जो सेटअप ऑनलाइन किए थे वो कहीं न कहीं सर्वाइव कर पाए। तो आईटी, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से ब्लॉकचेन। तो अभी तक जो चीजें हम यहाँ पर वेब 1.0, वेब 2.0 पे करते थे, वही चीज क्या है कि कहीं न कहीं अब यहाँ पर वर्चुअल होने वाली है। सारी की सारी मीटिंग, सारे के सारे सेटअप, जैसे कि अगर हम बात करें वर्चुअल लैंड की, तो अब यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे कि जो हम अभी फिजिकल यहाँ पर लैंड बाय करते हैं, वही लैंड अब क्या होगा कि आप डायरेक्टली क्या है कि फेसबुक के थ्रू बहुत, या आप कह सकते हो कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आएंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी इसके अंदर एंटर होने वाला है। तो उनके थ्रू क्या है कि आप डायरेक्टली वर्चुअल लैंड भी ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी हैं जो क्या है कि वर्चुअल लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, कि उनके थ्रू आप डायरेक्टली जाके अपना ऑफिस ले सकते हो, वहां पर वर्चुअल लैंड ले सकते हो। साथ के साथ माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है उसके अंदर एक फीचर ऐसा इंटीग्रेट कर रहा है, जब हम उसके अंदर मीटिंग करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। अभी जैसे हम क्या है कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो फीलिंग नहीं आ पाती, हमें ऐसा लगता है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। और अगर हम वही चीज मेटावर्स के ऊपर करेंगे, तो जो हमारी वो फीलिंग होगी, जो हमारा कनेक्ट होगा, वो ऐसा होगा कि हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। तो मेटावर्स एक तरीके से क्या है कि कहीं न कहीं यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी, और कहीं न कहीं यहाँ पर क्या है कि हमें वर्चुअली कनेक्ट कर रहा है, और जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा फील होगा, जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। जैसे नॉर्मली हम वॉइस कॉल करते हैं, तो वॉइस कॉल के अंदर एक तरह से वो फील नहीं आ पाता जो वीडियो के अंदर आता है। वहाँ पर आप देख भी पाते हो सामने वाले को। लेकिन वर्चुअल, अगर हम मेटावर्स के अंदर की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि जो फील होगा वो एक अलग लेवल का होगा। और इसीलिए कहते हैं इंटरनेट से ऊपर की दुनिया इसको। तो आप कह सकते हो मेटावर्स इंटरनेट से ऊपर की दुनिया। ठीक है, इंटरनेट के नेक्स्ट लेवल है और ये बहुत सारी चीजें हैं, और थोड़ा सा जब बहुत शुरुआत हम जब करते हैं इन चीजों की बात करना है तो बहुत दूर की चीजें लगती हैं, बहुत दूर की कौड़ी लगती है, मतलब एक फार फेच्ड आइडिया लगता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी, वही जब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कितने आराम से कि ऑनलाइन आप वर्चुअली एक प्लॉट ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत ही डिस्टेंट आइडिया लगता है, लेकिन डिस्टेंट आइडिया है नहीं, और इन चीजों को समझना चाहिए। और ये सब कुछ इसलिए वही जो मिथ है, उन्हीं को, मिथ्स को ब्रेक करने के लिए हम ये शो को करते हैं। कि किसी जमाने में मुझे याद है, और मैं अपनी एज की बात कर रहा हूँ, अपने जनरेशन की बात कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत पुराने जमाने का हूँ या बहुत पुराना हूँ, तो उतना तो नहीं हूँ, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते थे कि आपके पास एक फोन होगा जिसमें तार नहीं लगा होगा, और आपको बात करने के लिए तो हमें बहुत, अगर उसका बहुत जो सबसे क्लोज वो दिखता था या कभी दिखा था, तो वो ये था कि कुछ कहा जाता था कुछ कंट्रीज में कार फोन होते थे, यानी कार होती थी, यानी उसकी मशीन फिर भी इतनी बड़ी होती थी कि उसके लिए आपको एक कार चाहिए होगी, एक गाड़ी चाहिए होगी, उसके अंदर वो लगता था, कुछ एंटीना वगैरह लगते थे, और फिर आप कार में बैठ करके बात कर सकते थे। लेकिन वो सबसे एक वो वाली चीज थी जहां पे तार नहीं लगा हुआ था, वरना हम खंबे, तार और तार से लगा हुआ एक तार हमारे घर पे आता था, और वहां पे एक फोन लगता था, और उसको हम कहते थे कि ये एक फोन है, लैंडलाइन फोन है। आज वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लास्ट आपने कब कहाँ देखा वो उसको याद भी नहीं। और सबकी जेब में दो दो चार चार फोन पड़े हुए हैं, और आप उसमें केवल बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें वीडियो भी देख रहे हैं, उसमें गेम भी कर रहे हैं, लोगों से एक दूसरे को देखते हुए बात कर पा रहे हैं। तो वही जो आप कह रहे हैं वीडियो कॉलिंग और वाली चीजें, ये लेवल तो ये टेक्नोलॉजी है, और चीजें हो जाएंगी, और बहुत जल्दी नहीं है। और ये तब मैं बात कर रहा हूँ, तब होने में शायद बहुत साल लगे होंगे उस लैंडलाइन से और उस मोबाइल फोन तक पहुंचने का सफर फिर भी लंबा था, लेकिन अब वो सफर उतना लंबा नहीं है। अब ऑनलाइन चीजें बहुत सारी हुई हैं, पिछले दौर में हमने देखा है कि सारी क्लासेस, सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस ऑनलाइन चले हैं, और सब कुछ उसी पे चला गया। हम ये नहीं सोच सकते थे कि आप स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई, बड़े प्लेग्राउंड और सब कुछ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, और सब बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, इस्तेमाल नहीं हुआ, और सारी पढ़ाई कई कई साल, मतलब दो दो साल के पूरे पूरे बैचेस और सब कुछ कितने बच्चों ने घर से ही निकाल दिए हैं। तो चीजें बदल रही हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब एक लेवल होता है कि जब आप एक्सेप्टेंस का दरवाजा खोलते हैं, तो दूसरा एक लेवल होता है कि आपको चीजें पता चलना शुरू होती है। मेटावर्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये एक नई जमाने की, नेक्स्ट जमाने की टेक्नोलॉजी चीजें होने वाली हैं। अगला आप जो कह रहे हैं इंटरनेट हो सकता है या हुआ, इसको कन्वर्ट करें अगर हम क्रिप्टोज में, तो कौन से कॉइन्स हैं जो मेटावर्स के सेगमेंट में लीड करते हैं, और वहां पे क्या स्कोप दिखता है आपको, जब हम सीधा सीधा शुद्ध बात करें मुनाफा कमाने के लिए, निवेश करने के लिए?
सो बेसिकली क्या है कि ऐसे बहुत सारे टोकन हैं जो क्या है कि मेटावर्स को सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या है सबसे पहला अभी यहाँ पर माना टोकन है, जिसने क्या है कि कहीं न कहीं एक अच्छी खासी मार्केट कैप्चर की हुई है और जिसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा गया है और जो कि अच्छे-अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। जैसे हम बाइनेंस के ऊपर बात करें तो बाइनेंस वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है, वहाँ पर भी ये कॉइन अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर सैंड कॉइन, जिसके थ्रू क्या है कि हम डायरेक्टली लैंड भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो बना रहे हैं। तो सैंड कॉइन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और भी कई सारे कॉइन ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर काफ़ी डाउन आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हमने हाँ, माना आप खोल सकते हैं। बाकी जी। तो माना अभी क्या है 3.17 के आसपास यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा इसका प्राइस गया था और अभी आप कह सकते हो कि पूरी मार्केट यहाँ पर करेक्शन ले रही है और मैं समझता हूँ कि अगर इसके अंदर हमें $3 के आसपास एंट्री मिल जाती है तो कहीं न कहीं ये लॉन्ग टर्म के अंदर जिस लेवल से मार्केट के अंदर हाइप है यहाँ पर, माना कि एक तरह से फोमो है, तो कहीं न कहीं ये कॉइन भी यहाँ पर अच्छे खासा लीड करेंगे। ठीक है, और सैंड एक बार देख लेते हैं। द सैंडबॉक्स के नाम से मिलेगा ये? हाँ, सैंड यूएसडीटी, हाँ ये इससे ऊपर वाला। यूएसडीटी या यूएसडी ले लूं? हाँ, यूएसडी ले लो या यूएसडीटी ले लो। जी। सो बेसिकली ये भी क्या है कि अभी 4.98 के आसपास चल रहा है। मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं इसके अंदर भी, क्योंकि जब एक तरह से बिटकॉइन करेक्शन लेता है तो ऑल्ट कॉइन भी, बिटकॉइन अगर 10% करेक्शन ले लेता है तो ऑल्ट क्या है कि यहाँ पर 20-30% तक करेक्शन लेते हैं। तो ये कॉइन भी काफ़ी कम प्राइस के अंदर अवेलेबल है। मेरे हिसाब से क्या है कि इसके अंदर भी 4.5 से लेके 4.9 तक की एंट्री यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म भी इस कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं तो काफ़ी बुलिश कॉइन है। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये दे रहा है और अभी कहीं न कहीं ये बॉटम के आसपास ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसी में सर एक नदीम जी का सवाल आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि फेसबुक भी मेटावर्स के चलते मेटावर्स के कॉइन्स को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा या खुद अपना कोई कॉइन लॉन्च कर सकता है फेसबुक मेटावर्स के क्षेत्र में? बेसिकली क्या है कि देखो अपना तो वो लॉन्च करेंगे ही, लेकिन साथ के साथ क्या है कि उनको ये सब कॉइन भी अलाउ करने पड़ेंगे। अगर ये सब अलाउ नहीं करेंगे तो शायद जो एक बड़ा यूजर बेस है, वो कहीं न कहीं लूज़ कर जाएँगे। और मेरा मानना है कि वहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कहीं न कहीं जैसे अभी उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन ही हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि बिटकॉइन का ट्रांज़ैक्शन फी बहुत ज़्यादा है और हर पर्सन क्या है कि बिटकॉइन की छोटी क्वांटिटी ले सकता है। लेकिन ये सब जो ऑल्ट कॉइन है, ये भी वहाँ पर क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है सारे ना हो, लेकिन टॉप 10, टॉप 20 कॉइन्स तो वहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगी और फेसबुक यहाँ पर सबसे पहले स्टेप लिया है फेसबुक ने, क्योंकि जिस दिन से फेसबुक ने ये अनाउंस किया है, उसी दिन से हमें बड़ी हाइप देखने को मिली है। उससे पहले इतनी बड़ी हाइप नहीं थी, क्योंकि फेसबुक कहीं न कहीं सोशल मीडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी क्या है कि मेटा लिखा आ चुका है। इंस्टाग्राम भी उन्हीं का है। तो कहीं न कहीं फेसबुक इस पूरे मेटावर्स को लीड करेगा और फेसबुक अपने आप में जो अभी तक हम यहाँ पर क्या है ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर पहले समझ लिया, क्योंकि फेसबुक जब स्टार्टिंग के अंदर भी हुआ था तो सबसे पहले उसी ने ये सारी सोशल मीडिया वाली चीज़ें करी और आज के टाइम में आप देखोगे लगभग हर पर्सन ये पूछता है कि हाँ, आपकी फेसबुक आईडी क्या है? तो आने वाले टाइम के अंदर फेसबुक यहाँ पर हम आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे सारे के सारे टोकन भी एक्सेप्ट होंगे और बहुत सारा काम ऐसा है जो मेटावर्स के अंदर फेसबुक करने जा रहा है। जी, ठीक है। और ये एक अच्छा साइन है, मैं उसको वैसे देखता हूँ कि चीजें कहीं ना कहीं से शुरू होनी चाहिए। जब सरकार कहती है कि हम ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो को नहीं कर रहे हैं, मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आओ आप शुरू तो करो, क्योंकि वो चीजें आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि आखिर में ऐसा नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आपने ब्लॉकचेन ले लिया और आपने बिटकॉइन छोड़ दिया या इथेरियम छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको वो उसी के साथ में आता है, वही बैकबोन है, वो वही ब्लॉकचेन है। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए सिक्के के दूसरे दो पहलू हैं। तो आप आधा सिक्का नहीं ले सकते हैं, आपको पूरा सिक्का लेना ही पड़ेगा। ठीक कह रहा हूँ पुष्पेंद्र सर? बिल्कुल, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने बहुत ही अच्छी चीज़ रेज़ करी। अभी जैसे कि अगर हम बात करें इथेरियम को नहीं ले सकते या किसी और कॉइन को, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा, जैसे कि आज हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें या मैं आज इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज़ करना चाहूँ, तो मुझे इथेरियम उनका जो टोकन है, वो मेरे पास में होना चाहिए। मैं मैंने कोड किया और कोड करके एक अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। जैसे हम एक वेबसाइट को एक होस्ट करते हैं किसी सर्वर के ऊपर, तो हम क्या है कि एक होस्टिंग बाय करते हैं और उस होस्टिंग के ऊपर हमारी वेबसाइट रन करती है। सेम इसी तरीके से क्या है कि जो डिसेंट्रलाइज़ के अंदर क्या होता है कि हमें टोकन बाय करना होता है। वो टोकन हमें फी देना होता है, वो क्योंकि उसी फी से
कहीं ना कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और आप कह सकते हो ब्लॉकचेन सस्टेन कर पाती है। तो हमें वो टोकन बाय करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो टोकन हम बाय नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि गवर्नमेंट इसको सारे के सारे पूरा एक तरह से आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्सेप्ट होगा दूसरा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा आज के टाइम में इथेरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जब इथेरियम एक्सेप्ट होगा तो वहां अपने आप ही मैटिक और ये सब सारी धीरे धीरे क्या है कि सारी ब्लॉकचेन ही वहां पर एक्सेप्ट होंगी। ठीक है, तो मैं इसीलिए बहुत ही वो रहता हूँ जब कोई एकदम से ये वाला आता है ना, कुछ इस तरीके का, कोई किसी सरकार की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से कुछ बयान की हम क्रिप्टो करेंसीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे लेकिन ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को ओपन है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आप एक बार शुरू तो करो, आओ तो आपको फिर समझ में आएगा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं नहीं। अगर इसका मतलब आपने कहीं एक लेवल, अभी आप पूरी पढ़ाई नहीं करी है तो शायद इसलिए आप कह सकते हैं कि आप आधा करेंगे और आधा नहीं करेंगे, लेकिन ये वही वाली चीज है कि आप कह दो कि मैं इंटरनेट तो यूज करूंगा लेकिन फेसबुक और गूगल और वेबसाइट नहीं बनाऊंगा या सोशल मीडिया नहीं यूज करूंगा। इंटरनेट अगर आप यूज करोगे तो उसके अंदर में वेबसाइट ही खुलेगी, वो वेब हो सकता है, ऐप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसके नाम अलग अलग रख लो, कुछ कर लो, लेकिन अल्टीमेटली उसी काम के लिए है। या उसका उल्टा अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ वेबसाइट तो बनाऊंगा लेकिन इंटरनेट नहीं यूज करूंगा, तो वेबसाइट को देखेगा कौन, कहां तक पहुंचेगी, कहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरे ही कंप्यूटर पे बनी हुई वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट नहीं हो सकती, वेब नहीं है वहां पे, अगर वो केवल साइट है। तो वेब का मतलब है कि इंटरनेट उसके पीछे कनेक्ट करना होगा। तो और ये दोनों चीजें आप अलग नहीं कर सकते, वेब और साइट को अलग नहीं कर सकते, इंटरनेट और वेबसाइट को जैसे अलग नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन है, वो दोनों चीजें साथ में आएंगी। आप जैसा करना चाहो, शुरू करना चाहो आप कर लो, लेकिन अल्टीमेटली वो पैकेज का डील है, पार्ट है, वो आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, पुष्पन जी कुछ और कहें। यहाँ पर क्या है कि देखो प्राइवेट ब्लॉकचेन गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन तो वही हो गया एक तरह से क्या है कि आपका सेंट्रलाइज सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर गवर्नमेंट को जाना ही पड़ेगा और पब्लिक ब्लॉकचेन ही सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि जहां पर क्या है कि पब्लिक जिसको लीड करेगी, और यही असली मतलब है ब्लॉकचेन का। असली मतलब तो वही है, वही वाली चीज की मैं कहूँ कि मेरा इंटरनेट अपना, मैं और वो वाला इंटरनेट पे नहीं जाऊंगा तो वो तो लैन होगा। मेरे अपने 5 जो कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं मेरे ऑफिस के अंदर में या मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर में, मैंने अपना एक एक नेटवर्क शुरू कर दिया तो वो ठीक है, क्यों, लेकिन वो स्टूडेंट्स आपके केवल जो आपके ऑफिस के अंदर में जितने लोग एम्प्लॉइज हैं केवल वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहीं तक दिखेगा। दुनिया से आपको कनेक्ट करना है तो आपको इंटरनेट जोड़ना ही पड़ेगा। इंटरनेट के बिना आप बाहर नहीं जुड़ सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आपको ब्लॉकचेन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ एक चीजों में ठीक है, आप उसको लीगल टेंडर मत बनाओ। मैं अभी भी वहां पे भी राजी हूँ कि आप मत कहो कि मैं किसी को बिटकॉइन दे करके और उससे कॉफी खरीद सकता हूँ या एक पिज्जा खरीद सकता हूँ। आप मत करो, वो अपने आप चीजें हो जाएंगी, वो पार्ट ऑफ डील है। अगर मैं पेटीएम करके किसी को पेमेंट करके और वहां से अगर कॉफी ले सकता हूँ या पिज्जा खरीद सकता हूँ तो वो क्रिप्टो से भी हो जाएगा। फिर वो पेटीएम या कोई ऐसा ऐप होगा जो कि इसको कन्वर्जन में ये काम कर देगा और वो भी तरीका ठीक है। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि फायरवॉल है, सरकार अपनी तरफ से एक सुरक्षा हमारे लिए भी कर रही है और अपने खुद के लिए भी कर रही है, क्योंकि सरकार की डिपेंडेंस उन्हीं टैक्स पे है। और जैसे ही आप सब कुछ उस इकोनॉमी को अगर आप बाईपास कर देंगे तो सरकार तो चलेगी कैसे और देश कैसे चलेगा, क्योंकि पैसे तो वहीं से आते हैं। ठीक है। इसमें सर आगे चल रहे हैं, दूसरी चीज एक अर्पित गुप्ता जी का सवाल भी है और यहीं से ले लेता हूँ कि डीओटी वेब 3 का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, ये तो पूछ रहे हैं, उस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन ये वेब 3 क्या चीज है? सो बेसिकली क्या है कि वेब 3 को हम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं 2-3 चीजें कवर करूंगा, क्योंकि काफी सारे बिगनर्स भी यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले 1996 के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिला वेब 1.0, जिसके अंदर क्या था कि एक इंफॉर्मेशन पब्लिश होती थी और उसको क्या है कि हम ऐसे व्यू कर सकते हैं। खाली कोई पब्लिश किसी ने क्या कि कोई विकिपीडिया के ऊपर या इसी तरीके से क्या कि कोई एक तरह से आप कह सकते हो कोई आर्टिकल पब्लिश किया, उसे एज ए हम इंफॉर्मेशन वहां पर यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या कि अराउंड 45 मिलियन ग्लोबल यूजर्स थे। फिर उसके बाद में जब इसी चीज को बढ़ावा दिया गया और उस टाइम 2,50,000 समथिंग साइट्स थी। उसके बाद में 2006 के अंदर यहाँ पर हमें वेब 2.0 देखने को मिला, जिसके अंदर क्या था कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर पूरा पूरा सोशल मीडिया और पूरा आप एक तरह से वेबसाइट के ऊपर आप डायनेमिक वेबसाइट भी बना सकते हो, रीड राइट पूरा पूरा आपका आप वहां पर एक्सेस कर सकते हो चीजें। फिर यहाँ पर हमें 2016 के अंदर से एक यहाँ पर टर्म स्टार्ट हुई वेब 3.0, जिसके अंदर क्या होगा कि पूरा पूरा कंट्रोल आपका होगा। यानी कि हम वेब 2.0 जो आप कह सकते हो कि अभी भी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो जिसके अंदर हम चैट कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या है कि हम आपस में वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है कि सेंट्रलाइज चल रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज
हम उनके ऊपर जाते हैं और वहां पर क्या कि उनकी साइट्स के ऊपर डेटा फिल करते हैं अपना, वो हमारे डेटा को यूज कर रही है और डेटा यूज कर करके आज वो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन जो वेब 3.0 होगा, इसके अंदर क्या है कि पूरा कंट्रोल आपका होगा। अगर आज आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो उसके एक्चुअल ओनर आप होगे। वो किसी सैटेलाइट सर्वर के ऊपर नहीं जाने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पर नॉन टेक्निकल में जाऊं थोड़ा सा, तो वेब 3.0 एक तरह से क्या है कि जो इंटरनेट है, ये क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक एंटिटी ने ऑन किया है, यानी कि एक पर्सन ने ऑन किया है, एक कंपनी ने ऑन किया है या एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। लेकिन जो यहाँ पर वेब 3.0 है, ये क्या है कि हमारा है, ये पब्लिक का है। यहाँ पर आपका पूरा कंट्रोल है। यानी कि जो एड्रेस है, अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसी साइट है जहाँ पर क्या है कि कोई भी चीजें एक्सेस करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको वहां पर अपना पब्लिक की देने की जरूरत है। आपको क्या है कि वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना पब्लिक की। और उस पब्लिक की जो होगी वो एक तरह से एन्क्रिप्टेड होगी, उसको और कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास में ही उसकी प्राइवेट की होंगे और जब तक आपके पास में प्राइवेट की है तो असली ओनर आप ही हैं उसके। ठीक है, तो तो ये इसको मैं यहाँ अगर पर दोबारा से मैं कहूँ कि पुष्पेंद्र जी जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वेब 3 यानी एक तरीके का रेवोल्यूशन जब हम कहते हैं या उसका नया वर्जन कहते हैं अगला, कि बहुत शुरुआत जब हुई थी इंटरनेट की तो बहुत ही सिंपल सा इंटरनेट था, बहुत सिंपल सी चीजें हो सकती थी, फिर नेक्स्ट लेवल आया जिसमें बहुत कुछ होने लगा, जिसमें अब हम आराम से वीडियो, और अभी हम जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ वेब 2 का आउटपुट है या वेब 2 का वो है, उसका रिजल्ट है। इसके नेक्स्ट लेवल वेब 3 आएगा, आ रहा है, जो कि और बेहतर है यूजेबिलिटी के हिसाब से भी। तो ये भी चीजें बदल जाएंगी जो हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी आसानी से ऐसा कुछ कुछ हो सकता है। और इसके लिए जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या उस तरीके की बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट यूज होता है, तो वो सारा कुछ अब किनारे हो गया। बहुत छोटे से मशीन से, मोबाइल फोन से हम लोग इस तरीके से कनेक्ट होकर के वो सारी बातचीत कर लेते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होंगी, और ये सही मायनों में लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी, कि जहां पे हम तय करते हैं एक बटन दबा करके कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसी तरीके से इंटरनेट पे हम तय करेंगे कि हमारे इंटरनेट कैसे चलेगा, वेबसाइट्स कैसे चलेंगी, या चीजें कैसे होंगी। अभी क्या होता है कि जब कोई इंटरनेट, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, आपसे वो लॉगिन पासवर्ड, आपका ईमेल आईडी, आपसे कुछ कुछ ऐसी वाली चीजें, इंफॉर्मेशन, आपका फर्स्ट नेम या सेकंड नेम क्या, फोन नंबर क्या, आप हो कहाँ, किस जगह के, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है, तब आप कहीं लॉगिन या साइन अप कर पाते हो। इस सबसे अलग हट करके इस सब का नेक्स्ट लेवल वेब 3, जहाँ पे एक पब्लिक की आपने वो डाली, उस वेब पब्लिक की में कहीं पे भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन कंपनीज के साथ में शेयर नहीं हो रही, क्योंकि वो डेटा शेयर होकर के बहुत सारी कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज बन गई हैं, और वो मैनिपुलेट करती हैं चीजों को, लोगों को, सरकारों को, देशों को। यहाँ पे वो चीजें अब नहीं हो पाएंगी अगर वेब 3 के दौर में हम जब चले जाएंगे तब। बढ़िया। और इसके और क्या क्या फायदे होने वाले हैं सर? देखो, सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है, अभी आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे कि बेस्ट होंडा कार इन दिल्ली, आप नेक्स्ट टाइम जब विजिट करोगे तो आप जो भी साइट ओपन करोगे वहां पर आपको क्या कि होंडा की कार, मारुति की कार, आपको क्या कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। आप जो चीज उनको पता है कि ये इस पर्सन को कार चाहिए, दैट्स व्हाई ही इज सर्चिंग कार। और उसके बाद में जो आपका डेटा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेट पे यूज होने लग गया, और ये जो एक तरह से एडसेंस, एडवर्ड है, इनके थ्रू कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाएगा। आप फेसबुक खोलोगे वहां आपको सेम दिखेगा, इंस्टाग्राम देखोगे आप वहां पर भी। तो कहीं ना कहीं जो भी हम नेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी यूज कर रही है और उसका वहां पर बेनिफिट ले रही है। जी। अगर हम 3.0 की बात करें तो वहां पर क्या है कि एक तरह से ब्लॉकचेन का भी कॉम्बिनेशन है। जब ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन है तो वहां पर जो डेटा शेयरिंग वाली चीज है वहां पर वो कहीं ना कहीं एक तरह से रुक जाएगी, और जो हम यहाँ पर एक बेनिफिट और भी ले पाएंगे, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जब हम इंटरनेट को सर्फ करेंगे तो उस टाइम क्या है कि जैसे पर्टिकुलर हम यूट्यूब वॉच कर रहे हैं तो यूट्यूब का अपना कोई टोकन होगा, उसको भी क्या है कि हम यहाँ पर अर्न कर पाएंगे, उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें जैसे फैन टोकन होते हैं, तो वो सब यहाँ पर बेनिफिट हमें और एडिशनल मिल पाएंगे। सिक्योरिटी वाइज काफी सिक्योर रहेगा, और आने वाले टाइम का फ्यूचर है, ऑब्वियसली क्या है कि तो जो यहाँ पर नेटवर्क के ऊपर जो लोड है वो भी काफी कम हो जाएगा, और हैकिंग के चांसेस भी यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बहुत कि यहाँ सारी पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी चीज प्राइवेसी, डेटा, वो सारी चीजें आ रही हैं वेब 3 के साथ में। कि अभी वो एक मैंने बहुत सारे वाले एग्जांपल भी देखे हैं सर। मैंने कई बार ऐसे, जैसे अगर मैं किसी से बातचीत करते में ही अगर हम या फोन पे या नॉर्मल बिना फोन के भी कई बार बोल देते हैं कि यार वो गोवा चलते हैं, तो उसके बाद अब जब वापस फेसबुक पे जाइए या कहीं पे जाइए तो आपको गोवा के एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं, कि आपको दिखना शुरू हो जाता है कि गोवा में कौन से नए पैकेजेस हैं, और इस होटल में चले जाइए, यहाँ इतना सस्ता है, ये फ्लाइट इतनी सस्ती है, या इसमें ये डिस्काउंट और
मतलब आपकी डिवाइसेस आपको सुन रही हैं बिना आप उनको ऑन करे। अगर मेरा फोन मेरे सामने टेबल पर रखा है और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बातें, और ये मेरे लिए बहुत एग्जांपल है। मतलब मैं एक्चुअली कहता हूँ कि कई बार, और कहीं कोई एलेक्सा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जिनको कि आप खुद सुनाते हैं। यहाँ तो मैं नॉर्मल सिंपल फोन की बात कर रहा हूँ जिसको कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं और ऑन भी नहीं की, मतलब उस पर आप कॉल पे भी नहीं है, लेकिन वो भी मेरी बातें सुन रहा होता है। और मैं जिन स्टॉक्स को अभी बात कर रहा होता हूँ, थोड़ी देर बाद जब वापस जाता हूँ या जिस तरीके की चर्चा हो रही होती है, थोड़ी देर बाद जब मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो वो वही दिखाने लगता है, उस तरीके की चीजें या उस तरीके के वीडियोस, उस तरीके के एड सजेस्ट। ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी पे एक डर है, एक हमला है, और उसको कहीं कवर करता है Web3। बिल्कुल, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अभी लगभग पिछले लास्ट वीक की बात है, तो मेरी बात हो रही थी इंडिया, तो उन्होंने पूछा कि इंडिया कब आओगे, बस। तो यहाँ पर मैंने जैसे नेट के ऊपर सर्च किया तो वहां पर क्या, मुझे मलेशिया टू इंडिया फ्लाइट दिखने लग गया। तो मतलब उसे पता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पर इंडिया जाने वाला हूँ, और मैंने वहां पर आंसर दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी वो चैट है, जो हमारी जो भी हम सर्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रीड हो रही है। और यहाँ पर हमने वेब 3.0 की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओनरशिप। यहाँ पर क्या है कि जो आपका एक तरह से क्या है कि कंप्लीट आपका राइट रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनएफटी की, एक एनएफटी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक इमेज अपलोड करी, जैसे कि हमारी ये डिस्कशन हो रहा है, इसका एक वीडियो आपने इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया। मैंने क्या किया, आपकी वीडियो को डाउनलोड किया और फिर अपने नाम से पब्लिश कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो एक्चुअल ओनर है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने भी पब्लिश कर दिया, मैंने भी पब्लिश कर दिया। आप कह सकते हो कि मेरा कॉपी था, हालांकि ये उससे फाइंड कर सकते हैं हम कौन सा किसने पहले अपलोड किया, बट कहीं ना कहीं एक तरह से वो एक्चुअल ओनर नहीं फाइंड कर पाएंगे। बट यही चीज अगर हम एनएफटी की बात करें, तो जो उसका एक्चुअल ओनर कौन है वो पूरा पूरा यहाँ पर ट्रैकिंग हो जाएगी। फिर उसने किसको सेल किया उसकी ट्रैकिंग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर कंप्लीट ओनरशिप है। और ठीक है, इसीलिए तो क्या जिसकी कि अभी एनएफटी लड़ाई कितना हमें, हो रही है। जो अभी जाकर के कोर्ट में लड़ना पड़ता है कि मेरा वीडियो है या मेरा ऑडियो है या मेरा म्यूजिक है या मेरा गाना है, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उस समस्या को दूर कर देगी और वो साबित कर देगी कि किसका वीडियो है या किसने बनाया था और किसका एक्सक्लूसिव था। तो जो टीवी चैनल लिख करके चलाते हैं एक्सक्लूसिव, और एक ही वीडियो 10 चैनलों पे चल रहा होता है और सब जगह एक्सक्लूसिव लिखा होता है, तो एनएफटी के माध्यम से हमें ये पता होगा कि एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव है किसका और किसका नहीं है, और उससे बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं, और उसके असली ओनर को उसकी वैल्यू मिल पाएगी। तो अगर मैं कोई चीज क्रिएट कर रहा हूँ, कोई आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ डिजिटली, अगर मैं ग्राफिकली कोई वीडियो बना रहा हूँ या कोई इमेज बना रहा हूँ, कोई कार्ड बना रहा हूँ, कुछ भी, एक पोस्टर भी बना रहा हूँ, तो वो मेरा अपने, मेरी भी मेहनत है, मेरी क्रिएटिविटी है, उसका असली ओनर भी मैं हूँ। और उसका जो क्रेडिट आएगा वो सिर्फ नीचे लिख करके नहीं आएगा कि ये किसने बनाया, तो थोड़ी देर बाद वो लिखना भी बंद हो जाता है आगे फॉरवर्ड करते करते, क्योंकि व्हाट्सएप और इंस्टा और कहाँ कहाँ सोशल मीडिया होते हुए वो चीजें कहाँ से कहाँ तक चली जाती हैं और फिर कौन कौन उसके खुद ओनर बन जाते हैं, वो चीजें खत्म हो जाएंगी और एक्चुअल जो जिसका है क्रिएटिविटी उस तक उसका क्रेडिट भी पहुंचेगा और उसका वैल्यू भी पहुंचेगा। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और हमें कोड जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक एड्रेस डालोगे तो उसी से ट्रैक हो जाएगी फर्स्ट टाइम कहाँ से अपलोड हुआ था, फर्स्ट टाइम इसका एक्चुअल ओनर कौन था, तो वो वहीं से ट्रैक हो जाएगा। वेब 2.0 के केस में ही हमें कोड जाना पड़ेगा, वेब 3.0 के केस में हमें कोड नहीं जाना पड़ेगा। कोड नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें वही कह देखिए रहा हूँ कि वो बहुत सारी चीजें 2 टेक्नोलॉजी साल, उसको 4 दूर साल, 5 करेगा। साल लग जाते हैं। ब्लॉकचेन का फायदा यही है कहीं ना कहीं, वो जो एक बीच में बैंक मैनेजर बैठ करके अप्रूव कर रहा था कि आपके खाते में पैसे हैं या नहीं है, आपको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, वो ब्लॉकचेन खुद बता देता है कि आपके पास क्या है, कितना है, और उसने अप्रूव किया और उसके बाद आपको उसका पेमेंट हो गया या आपका करेंसी वो ट्रांसफर हो गया। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है और यहाँ पे कोई घूस भी नहीं चलती है, तो ये ज्यादा इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। वहां पे तो शायद मैं उस मैनेजर को कुछ कर सकता था एक कट दे करके कि मेरा अप्रूव करो और मैं इतना परसेंटेज तुम्हारा। ब्लॉकचेन को आप कितना भी लालच दीजिए, वो आपको आपका अप्रूवल नहीं देगा अगर आपने, आपके पास पैसा नहीं है या आपका नहीं है तो। ठीक है, पुष्पेंद्र जी, चलते चलते मुनाफे की बात वापस से, कि एक तो अच्छा सवाल या अच्छा कमेंट है शशि कुमार पटेल जी का। ये कह रहे हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को कैसे कॉन्फिडेंस आए, कुछ कॉन्फिडेंस दीजिए कि क्रिप्टो के अंदर में अगर वो निवेश कर रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है और निवेशित रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करो। अगर आपने ब्लॉकचेन के बेसिक्स एक बार सीख लिए, तो शायद क्या है कि आप मार्केट के अंदर जो न्यूज आ रहे हैं, मार्केट के अंदर जो एक तरह से फोमो है, उससे बच पाओगे। मार्केट में न्यूज आएगी बिटकॉइन 0 हो जाएगा, मार्केट में ऐसी भी न्यूज आएगी बिटकॉइन रखने वाले पर 7 साल की सजा, मार्केट के अंदर ऐसी भी न्यूज आई बिटकॉइन बंद हो रहा है। तो बिटकॉइन कोई ऐसा नहीं है कि कोई वेबसाइट है कि जाके वो बंद हो जाएगी तो सब कुछ खत्म।
तो पहले अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा और आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 4 लोगों को और भी कॉन्फिडेंस दे पाओगे। तो पहले बस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करो, ब्लॉकचेन को एक बार देखो, अगर फिर आपको समझ आएगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन बना हुआ है। और इसी वजह से क्या है कि बिटकॉइन को आज तक कोई हैक नहीं कर पाया। एक्सचेंज हैक हुए हैं बिकॉज़ एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज्ड हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी हैक हुई हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन आज तक कभी ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ये हैक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है कि कहीं न कहीं तरह डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के ऊपर वर्क करते हैं और हर नेटवर्क के ऊपर अपनी कॉपी होती है। तो ये चीज आप समझ लो बस, आपको कॉन्फिडेंस साथ में आसमान के ऊपर। ठीक है। और फंडामेंटल्स को बेसिकली ये जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं ना, जैसे हम रिलायंस के स्टॉक को कहते हैं और उसके ऊपर में कहीं एक हमारा खुद का एक वो होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि रिलायंस के शेयर खरीद लो, ये बढ़ जाएगा या कम से कम गिरेगा नहीं या जीरो नहीं हो जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ता भी है और कभी कभी बहुत तेजी से भी बढ़ता है। आपको पता है क्योंकि रिलायंस की आपको कंपनी दिख रही है, उसके बिजनेसेस दिख रहे हैं, उसके ऑफिसेस दिख रहे हैं, उसके डिवाइस दिख रही है, इक्विपमेंट आपको दिख रहा है कि ये फंडामेंटल है, और आपको कॉन्फिडेंस उसके बिजनेस पे है, ना कि रिलायंस के नाम पे है। तो आपको ये पता है कि हाँ ये बिजनेस है, ये करते हैं, ये काम करते हैं, इनका ये जियो फोन आता है, इनका ये कंपनी, इनका ये पेट्रोल पंप्स हैं, ये तो ये बड़ी कंपनी है और स्ट्रांग है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस इसके टेक्नोलॉजी पे डालना होगा कि यहाँ पे ये है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बढ़ रही है और अगले जमाने की यही है। जैसे एक जमाने में कभी कंप्यूटर जब आया था या इंटरनेट आया था तो बहुत लोगों ने उस पर भरोसा किया और बहुतों ने नहीं किया। हिंदुस्तान ने इतना भरोसा किया, इतना काम किया उसके अंदर में कि आज हम दुनिया के लीडर हैं आईटी और सॉफ्टवेयर की दुनिया में। तो अगर वो नहीं किया होता, अगर हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन मार्क लगा करके बैठे रहते कि इससे तो बहुत नुकसान होगा, इससे तो नौकरियां जा रही हैं और ये पता नहीं क्या, ये हवा में है, ये तो बुलबुला है, तो फिर आज हम कहाँ होते, हम सोच भी नहीं सकते कितनी बुरी हालत होती। तो वही चीज है कि अब ये नेक्स्ट लेवल की चीज है और उसको उसी तरीके से, उसी खुले दिल से देखना होगा। ठीक है, जल्दी से पुष्पेंद्र जी, कुछ एक कॉइन्स हैं जो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। मयूर पटेल जी का सवाल है कि पुष्पेंद्र सर से पूछिए, पैनकेक के टोकन के बारे में कुछ बता दें। सो बेसिकली क्या है कि पैनकेक की अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं ये पैनकेक स्वैप का यहाँ पर नेटिक टोकन है, केक यूएसडीटी सेकंड नंबर जी केक। ये भी वही होगा केक यूएसडी? हाँ, एक्सचेंज अलग होगा खाली बस। हाँ, सो बेसिकली क्या है कि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 12.57 के आसपास यहाँ पर चल रहा है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, जिसकी वजह से क्या कि यहाँ पर 25-26 के आसपास यहाँ पर इसका प्राइस चला गया था। अभी मार्केट के अंदर बीएससी के ऊपर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, जिसका की वजह से क्या है कि यहाँ पर ये टोकन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें पैनकेक स्वैप को अपग्रेड करनी है और बहुत सारे इवेंट और पार्टनरशिप है इनकी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये आराम से $17-18 के आसपास फिर दोबारा जाएगा, क्योंकि अभी पूरी आप कह सकते हो कि ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं वो सब भी डंप है, तो किसी भी कॉइन के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट मेटावर्स का यहाँ पर टाइम चल रहा है, मेटावर्स का यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, वेब 3 का ट्रेंड चल रहा है, उन कॉइन के अंदर भी देखोगे आप तो बहुत कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं है। ऑडियो हो, आपका थेटा हो, ये सब भी क्या है कि कॉइन अभी भी यहाँ पर क्या है कि बॉटम की तरफ है, तो थोड़ा सा क्या है कि हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो $10 से $12 के बीच में आप इसका टारगेट पकड़ सकते हो। ठीक है, ये और एक और प्रीति जी का सवाल है सर, फाइल कॉइन कैसा दिखता है? फाइल कॉइन बेसिकली क्या है कि स्टोरेज को सपोर्ट करता है। अगर हम फंडामेंटल वाइज करें, अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है तो कहीं ना कहीं ये कॉइन भी यहाँ पर बॉटम वाली जगह के ऊपर है, $37 के ऊपर अभी इसका प्राइस चल रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जब मेटावर्स का टाइम आएगा, जब वेब 3 का टाइम आएगा और वेब 3 के प्रोजेक्ट के अंदर हाइप होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो फाइल स्टोरेज वाली चीजें हैं वो भी यहाँ पर लीड करेंगे। तो आप इसको अगर फंडामेंटली देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, काफी बुलिश कॉइन है, और अगर इसको आप बाय करना चाहते हो तो $30 के आसपास इसका टारगेट सेट करो, 30 से लेकर 35 के आसपास तक आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म प्लान, या डीसीए अप्लाई कर सकते हो 35 से लेकर 30 के बीच में। ठीक है, एक आखिरी कॉइन और सर डिस्कस कर लेते हैं। रानू थापा जी का सवाल है, ग्राफ कोई सा कॉइन है? जीआरटी? हाँ, जीआरटी यूएसडी। जी। सो बेसिकली ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर हमने बहुत बड़े-बड़े मूव देखे हैं, और कई बार यहाँ पर क्या है कि हमने देखा है कि $1 हिट करके आए ये कॉइन। और अगर फंडामेंटली बात करें तो जो भी यहाँ पर अभी हमने रिसेंट में पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसी की तरह क्या है कि ये भी काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और आने वाले टाइम के अंदर हमें यहाँ पर कुछ बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्या है कि हो सकता है यहाँ पर फेसबुक जैसे भी यहाँ पर क्या है कि बड़े प्लेयर इसके अंदर यहाँ पर
पार्टिसिपेट करें, इसके अंदर हो सकता है पार्टनरशिप करें। तो मेरा मानना है कि अगर आपने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाय करनी है तो कर सकते हो, बिल्कुल बॉटम के ऊपर है। इसका 0.52 के आसपास इसका बॉटम था और मैं समझता हूँ कि वहां तक ये लगभग 0.61 के आसपास तो अभी चल रहा है, तो आप इसको अभी से डीसीए स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर। जी, बढ़िया। और एक और कार्डानो ले लेते हैं पुष्पेंद्र जी। कार्डानो पे खान साहब का सवाल है, कैसा दिखता है? कार्डानो 3.1 के आसपास तक यहाँ पर हमें देखने को मिला था। एडीए यूएसडीटी, एडीए, हाँ, फर्स्ट वन। सो बेसिकली क्या है कि 3.1 के आसपास तक इसके अंदर हमें देखने को इसका प्राइस मिला था। काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया है इस ईयर, लेकिन जो प्रोमिसेस थी अभी तक क्या है कि वो डिलीवर नहीं हुई है। इन्होंने यहाँ पर लास्ट मंथ बात करी थी यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, कि हम जैसे क्या है कि आप इथेरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, वो सब चीज को हम यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जो इथेरियम के यूजर हैं, सोल के यूजर हैं, बीएनबी के यूजर हैं, बीएससी चेन के, वो यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट अभी एडीए के ऊपर बिल्ड नहीं हो रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म का प्लान है, आप इसकी क्वांटिटी कुछ यहाँ पर बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है तो ही इसके अंदर एंटर करना है, क्योंकि ये कॉइन बहुत स्लो है। ऐसा नहीं होगा, और अगर इसकी मार्केट कैप को भी देखोगे आप, ये कहीं ना कहीं ये टॉप 10 वाले कॉइन है। तो ये जो टॉप 10 कॉइन वाले के केस में क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता कि रातों रात यहाँ पर डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, बट फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ऐसे डाउन भी नहीं होते बहुत ज्यादा। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म का प्लान है तो कुछ परसेंट आप फंडामेंटल के अंदर यहाँ पर डाल सकते हो। जी, ठीक है पुष्पेंद्र जी, बस चलते चलते एक रेन कॉइन का फंडामेंटल कुछ जानकारी है आपको? आरईएन रेन कॉइन का मैंने काफी लंबे टाइम से कोई न्यूज नहीं चेक करी है, बट डेफिनेटली क्या है कि यहाँ पर ट्राई करेंगे नेक्स्ट लाइव के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करने के लिए। ठीक है। और कोई और कॉइन आप सजेस्ट करना चाहेंगे अभी करंट लेवल्स पे जहाँ पे मौका है मुनाफा कमाने का? मेरे हिसाब से क्या है कि अभी हमें यहाँ पर वेब 3 वाले कॉइन यहाँ पर उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्या है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश सिनेरियो दिखेगा, मतलब जैसे अभी क्या है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट एक तरह से यहाँ पर बिल्कुल बॉटम के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर राइड स्टार्ट होगी तो जो ट्रेंड होगा वो वेब 3 का होगा, और वेब 3, और आप साथ के साथ यहाँ पर मेटावर्स भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे माना है, सेंड है, ऑडियो है, थीटा है, इन कॉइन्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। जीआरटी, जैसे जीआरटी अभी हमने रिसेंट में डिस्कस किया, बीएनबी, इथेरियम, ये आप देख सकते हो। अगर हम बात करें इंडिया के कॉइन की तो मैटिक देख सकते हो, क्योंकि मैटिक के साथ में भी बहुत सारी पार्टनरशिप आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और मैटिक ने वाकई काफी अच्छा काम किया है। और पिछले काफी लंबे टाइम से मैटिक की एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर बीच-बीच में दिखाई दी है। बीच में काफी प्राइस डाउन हो गया था, 1.5 के आसपास तक प्राइस पहुंच गया था, लेकिन अगेन यहाँ पर मैटिक $2 प्लस पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें मैटिक बिल्ड कर रहा है यहाँ पर, और इथेरियम के सेकंड लेयर के ऊपर ये काम करता है। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी। रेन पे बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन अभी हम रेन पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और पुष्पेंद्र जी पुष्पेंद्र जी, आज लेकिन एक नई जानकारी मुझे भी पता चली कि आप इंडिया में नहीं, आप मलेशिया से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं काफी लंबे टाइम से मलेशिया से ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह! चलिए, मुझे ये नहीं पता था। मैं तो, हम लोगों ने शुरुआत जब करी थी, पिछली बार हमने आपसे आपके बारे में भी बातचीत करी थी, उसमें ये एक ये वाला पॉइंट कभी कहीं नहीं आ पाया या बातचीत में, या मुझे नहीं पता था। मैं तो मान के चलता था और वाला। चलिए, बहुत अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे सब चीज़ें सुरक्षित हैं, अच्छा है। और आपके साथ में फिर जुड़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे और चीज़ों को सीखने की, समझने की। और बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और ये सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद यहाँ पर। जी। तो ये थे पुष्पेंद्र जी, जो बता रहे थे कि बाजार के अंदर में, क्रिप्टो के बाजार के अंदर में क्या मौके हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी, बहुत सारे पॉइंट्स पे जानकारी मिली। ये हमारा डेली का शो मार्केट लाइव के बाद में, यानी कि हम सुबह 10 बजे शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से, और उसके बाद क्रिप्टो लाइव 11:30 बजे, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, उसकी खबरों पे, उनकी जानकारियों पे, और साथ ही साथ कुछ एक कॉइन्स के बारे में जानकारी करते हैं कि कहाँ पे मुनाफा कमाया जा सकता है। आज हमारे साथ में जो खास मेहमान थे, वो थे पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में एक बड़ा नाम, बड़े एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, बताई।
आज के शो को यहीं देते हैं विराम। बहुत इंटरेस्टिंग शो था, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें समझी, शेयर बाजार को भी और क्रिप्टो के बाजार को भी। और फिर से मुलाकात होगी मंडे को सुबह 10 बजे और फिर शो को जारी रखेंगे मार्केट लाइव और उसके बाद क्रिप्टो लाइव। देखते रहिए फाउंडर इंडिया और बने रहिए हमारे साथ में। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जानकारियां चैनल पे, यूट्यूब के से लेकर के फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, जहां से भी आप देखते हैं बहुत जगह पे आपको दिख जाएगा और पॉडकास्ट के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं। सीखिए, समझिए, पढ़िए और फिर कमाइए। अर्निंग विद लर्निंग के मिशन के साथ में फाउंडर इंडिया आपके साथ है। बने रहिए और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।